Hello everyone, myself Sudhanshu Ranjan and I am going to discuss the solution of physics paper of full test 4. So without any delay, let's go for the solution. In question number 1, raindrop is falling downward under influence of gravity and opposing resistive force. Consider a drop of mass 5 gram falling from a height of 500 meter and hits the ground with the speed of 70 meter per second. What is the work done by resistive force? मान लिया जाए एक रेन ड्रॉप है, यहाँ से गिर रही है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0, कितना हाइट नीचे गिर रही है, ये 500 मीटर हाइट नीचे गिर चुकी है। जब ये ग्राउंड को हिट करने वाली है तो इसकी वेलोसिटी कितनी मेंशन की गई है, दैट इज 70 मीटर पर सेकेंड। अगर ये नीचे की ओर जा रही है, इसका मतलब इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इज mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये नीचे की ओर जाएगी तो इस पे एयर रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, दैट इज रेजिस्टिव फोर्स Fr। अब क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स को क्या लिखा जाए, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी 0 माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ इंटू एम की बात करें तो यहाँ पर m हमारा कितना है 5 ग्राम मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 70 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4900 हो जाएगा। 4900 को मैं लिख सकता हूँ 4.9 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी। वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर बोलूँ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी सिंपली लिख सकते हैं mgh। m कितना है हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 5 ग्राम, g हमारा कितना है 9.8 इंटू, अगर मैं h की बात करूं तो यहाँ पर h कितना हो गया हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर 2। अगर थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर 10 टू पावर -3 से ये हमारा 10 टू पावर 3 यहाँ पर कैंसिल, सो 5 इंटू व्हाट 4.9 डिवाइडेड बाई व्हाट 2 माइनस यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो 10 टू पावर 2 से यहाँ पर ये कैंसिल, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर -1। 10 टू पावर -1 को मैं नीचे अगर लेकर आ जाऊँ तो 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1/2 इंटू व्हाट 9.8 इंटू 5 लिखा जा सकता है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 5, 4.9 इंटू 5, और ये है कि 5 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ -1/2 इंटू व्हाट 5 इंटू 4.9। इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज -5 इंटू 9 दैट इज 45, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, इसका मतलब है 24.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ -12.125। क्लियर है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या सी है वो करेक्ट है। Let's go for question number 2. Boiling water is converting into steam at atmospheric pressure. The heat supplied is now being utilized to change water from liquid state to vapor state. Under this condition, a specific heat of water is. यहाँ पर जो heat supply दिया गया है वो हीट सप्लाई की वजह से जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्पेसिफिक हीट पूछा गया, तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू व्हाट, हीट गिवन टू द सिस्टम डिवाइडेड बाय व्हाट m इंटू डेल्टा टी। सिंस हमें मालूम है यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टी इज 0। इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 देन स्पेसिफिक हीट विल बी व्हाट, इनफाइनाइट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. To convert a galvanometer into a voltmeter of large range, we connect a resistance with galvanometer. The resistance, कभी भी किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा एक लार्ज रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अगर हमें आइडियल वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है किसी भी गैल्वेनोमीटर को तो इसके सीरीज में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया है इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ऑफ हायर वैल्यू, ये तो गलत है।
इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ लोअर वैल्यू। हाँ, सीरीज में कनेक्ट करते हैं लेकिन जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो वेरी हाई होती है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ऑफ लोअर वैल्यू। डी ऑप्शन की बात करूं इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑफ हायर वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है? लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। A small bar magnet has a magnetic moment 1.25 ampere meter square. The magnetic field at a distance 0.1 meter on its axis will be. क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्मॉल बार मैग्नेट दे दिया गया है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और इसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, जिसमें ये डिस्टेंस दे दी गई है दैट इज 0.1 मीटर। तो एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो सभी को मालूम है, दैट इज 2 km डिवाइडेड बाई व्हाट, r⁻3, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ k की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है सभी को मालूम है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। m की वैल्यू दे दी गई है दैट इज 1.25 डिवाइडेड बाई k की जगह पर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू r⁻3। अगर r⁻3 की बात करें, यहाँ पर r की वैल्यू है 0.1, 0.1 को क्या लिखा जा सकता है 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का पावर 3, इसका मतलब है 10⁻3, 10⁻3 से ये कैंसिल, दैट इज 10⁻4। अगर मैं बोलूँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 इंटू 1.25, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है? लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर एंड ऑफ वैक्यूम इज। आप लोगों को मालूम है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ई नेट जो होती है वो क्या होती है, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के। और आपको मालूम है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी कितनी होती है, 0। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारी इनफाइनाइट होगी, तभी हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और वैक्यूम में ऑब्वियसली जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. The resultant velocity of the boat is. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं ये बोल दूँ कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बोट है वो 25 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं बोलूँ कि 25 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। साथ में बोला गया जो वाटर करंट है उसकी जो स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब ध्यान से देखें, ये एंगल दिया गया है दैट इज 60 डिग्री, और ये जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दे दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये 60 डिग्री है तो ये वाली एंगल 30 डिग्री होगी, तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपसे पूछा गया है, तो हमें मालूम है कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर यहाँ पर v1 और यहाँ पर v2, दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 25 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू v1 इंटू v2। v1 हमारा 25 इंटू v2 हमारा कितना 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -हाफ। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखें, दिस इज 625, दिस इज 100, दैट इज 725। 725 माइनस अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 250। इसे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 475। 475 ऑलमोस्ट 484 के नज़दीक है, 484 के नज़दीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 22 किलोमीटर पर आवर। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है? लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इन ए हाइड्रोजन एटम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -e² डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। A particle of mass m and charge q is tied to a string of length l in gravity free space. A uniform electric field is applied as shown in the figure. If the particle is slightly displaced perpendicular to the length of the string, then the time period of स्मॉल ऑसिलेशंस विल बी। आपसे क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है और थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस इज द चार्ज पार्टिकल, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इस पे जी इफेक्टिव कितना होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो जी इफेक्टिव लिखा जाएगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज व्हाट, Q इनटू E डिवाइडेड बाय मास। सो दिस इज द जी इफेक्टिव और हमें मालूम है टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट व्हाट L डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। अगर मैं जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर रख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव दैट इज QE डिवाइडेड बाय M, और मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट व्हाट ML डिवाइडेड बाय QE। क्लियर है? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 9. A pure silicon crystal has 5 into 10 to power 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of arsenic atom. The number of holes per unit volume is. यहाँ पर बोला गया है जो सिलिकॉन क्रिस्टल है उसमें 5 into 10 to power 28 atoms per meter cube है और 10 to power 6 सिलिकॉन एटम्स में 1 आर्सेनिक एटम मिक्स किया गया है, मतलब डॉप किया गया है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ डोनर एटम्स है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्सेनिक इन 1 ppm। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 10 to power 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 into 10 to the power 22। क्लियर है? इसका मतलब 5 into 10 to power 22 हमारे पास आर्सेनिक एटम्स हैं। आर्सेनिक एटम्स मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम्स है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंट्रिंसिक डेंसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। इंट्रिंसिक की जो वैल्यू दे दी गई है वो कितनी दे दी गई है, 1.5 into 10 to power 16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डोनर एटम्स दैट इज 5 into 10 to the power 22। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2.25 into what 10 to the power 32 डिवाइडेड बाय व्हाट 5 into 10 to the power 22। अगर मैं बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power 10, मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.45 into 10 to the power 10। इसका मतलब यहाँ पर लिखा जा सकता है 4.5 into 10 to the power 9। इसका मतलब है नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब इज व्हाट 4.5 into 10 to power 9। दैट इज कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 2 ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 512 हर्ट्ज एंड 532 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर, बीट्स प्रोड्यूस्ड एंड हर्ड आर रेस्पेक्टिवली। पहली बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है जो हम लोग सुन सकते हैं दैट इज इन बिटवीन 0 to 14 हर्ट्ज, ये होती है, ये बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं। हाँ, बीट फ्रीक्वेंसी किसी भी अमाउंट में प्रोड्यूस की जा सकती है लेकिन इतने ही रेंज में बीट फ्रीक्वेंसी को सुनी जा सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कितना बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई है और कितनी सुनी जा सकती है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 532 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले 2 ट्यूनिंग फॉर्क को अगर साउंड किया गया है साथ में तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 या फिर F1 माइनस F2। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो दैट इज 20 हर्ट्ज। इसका मतलब इतनी बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी 20 हर्ट्ज, लेकिन ये इस रेंज में नहीं है। इसका ये मतलब है बीट फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं पाएंगे। सो बीट फ्रीक्वेंसी इतनी प्रोड्यूस तो होगी लेकिन सुनने वाली जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी 0 हर्ट्ज हो जाएगी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 11. A particle A is moving with velocity 3 I cap plus 4 j cap meter per second and particle B is moving with velocity minus 3 I cap minus 4 j cap meter per second. The magnitude of velocity of B with respect to A. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A।
ये पूछा गया है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो हम क्या कर ले, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी ऑफ बी कितना दे दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ बी दे दिया गया है -3i माइनस 4j कैप, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ -3i माइनस 4j कैप। वेलोसिटी ऑफ ए कितना दे दिया गया, दैट इज 3i प्लस 4j कैप, अगर यहाँ पर लिखा जाए सो -3i माइनस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो ध्यान से देखें, दिस इज -6i माइनस 8j कैप, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या लिखा जा सकता है, √6 स्क्वायर प्लस व्हाट 8 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रही है, क्लियर है, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये है, तो अगर सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो उसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट है। Let's go for question number 13. A black body at 227 degrees Celsius radiates heat at the rate of 7 calorie per centimeter square second. At a temperature of 727 degrees Celsius, the rate of heat radiated in the same units will be. Question number 13 में बोला गया rate of heat radiated मतलब dq divided by dt is directly proportional to क्या होता है, t to the power 4. क्लियर है। अगर मैं इसे बोल दूं dq डिवाइडेड बाई dt मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब मैं यहाँ पर पावर लिख सकता हूँ, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाकर 727 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ये जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन है वो कितना हो जाएगा। इसका मतलब P2 डिवाइडेड बाई P1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर T2 डिवाइडेड बाई T1 टू द पावर 4। अगर मैं T2 की बात करूँ तो 727 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसे केल्विन में लिख लें एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो केल्विन में लिखेंगे 727 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये हमारा 1000 डिवाइडेड बाय, अगर T1 की बात करें तो T1 हमारा 227 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 500 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 4। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ दैट इज 2 टू दी पावर 4। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 मतलब 16 इंटू P1, और P1 हमारा दे दिया गया है दैट इज 7, सेम यूनिट में हमें लिखना है दैट इज 112। क्लियर है, 112 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। टू चार्जेस 6 नैनोकूलम एंड -4 नैनोकूलम आर लोकेटेड 15 centimeter apart. At what point on line joining two charges is electric potential 0? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो दो चार्जेस दे दिए गए हैं, एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे। एक चार्ज हमारा क्या है यहाँ पर -4 नैनोकूलम का है, दूसरा चार्ज हमारा 6 नैनोकूलम का है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो दे दिया गया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला गया कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एक पॉइंट हमने ये ले लिया, इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो कितना लिखा जाएगा, 15 - x, मतलब ये x सेंटीमीटर तो ये हमारा 15 - x सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से होता है वो कितना होता है, kq डिवाइडेड बाई r। तो अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, माइनस, ध्यान से देखेंगे -k, Q हमारा क्या है 4 नैनोकूलम, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा K × 4। ये भी नैनोकूलम में है, ये भी नैनोकूलम में है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया -kq डिवाइडेड बाई x। अच्छा, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव है, प्लस इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, K × 6 डिवाइडेड बाई व्हाट, 15 - x, एंड द पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो K अगर इधर लेकर जाए तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू व्हाट, 6 डिवाइडेड बाई 15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 60 - 4x एंड दिस वुड बी व्हाट, 6x। इसको इधर लेकर चले जाएं तो ये 10x हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 60। इसका मतलब x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 सेंटीमीटर।
अच्छा x कहाँ से लिया गया था, x -4 नैनो कूलम से लिया गया था। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 4 नैनो कूलम से कितने सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो होगी, और 6 नैनो कूलम से कितने सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो होगी, दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें 6 सेंटीमीटर फ्रॉम -4 नैनो कूलम, क्लियर है। अच्छा 6 नैनो कूलम से 9 सेंटीमीटर था, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। A projectile is projected with initial velocity 10 I cap plus 20 J cap meter per second from the ground. The velocity of the body just before hitting the ground is। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये चीज आपको मालूम होगा। किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसकी वेलोसिटी दे दी गई है 10 I cap प्लस 20 J cap, मतलब इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में कितना है 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है। और बोला गया जब इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जब जैसे ही ग्राउंड को हिट करने वाली रहेगी तो हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी। और वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड थी, तो यहाँ पर हिट करते समय इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी लिखा जा सकता है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी कितना होगा, सो वेलोसिटी लिखा जाएगा 10 I cap माइनस 20 J cap मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हमारा क्या है, सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ P इज मोर देन यूनिटी फॉर रियल ऑब्जेक्ट देन P इज। इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट लिया गया है, यहाँ पर हमारा रियल ऑब्जेक्ट लिया गया है। तो अगर मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो मैं यहाँ पर अगर मैं कॉन्केव मिरर ले लूँ, मान लिया जाए कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, और आपको मालूम होना चाहिए कि मान लिया जाए ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। अगर मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसे इन्फिनिटी पे रखा गया है, इसका इमेज कहाँ पर बनता है हमें मालूम है, फोकस पे बनता है। और ये जो ऑब्जेक्ट लिया गया है ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर की ओर लाया जाता है ऑब्जेक्ट को, वैसे ही जो इमेज फॉर्म होती है वो फोकस से रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये हमारा हाइट ऑफ इमेज हो जाता है। तो अगर ध्यान से देखें, मैं अगर बोलूँ कि अगर रियल ऑब्जेक्ट को यहाँ से इन्फिनिटी से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लाए तो जो हमारा इमेज होगा वो फोकस से रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज, ध्यान से देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले, जस्ट पहले इसका जो इमेज का हाइट है ऑब्जेक्ट के हाइट से कम है। इसका मतलब है यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में अगर लेकर चला जाऊँ या डिस्प्लेस करूँ, तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की ओर जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो जो इमेज बन रही है वो इमेज का जो हाइट है या जो लेंथ है वो हमारा ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 है। सो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर में जो रियल ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन होता है वो ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखें, रियल ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो हमें मालूम है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पोल की ओर लेकर जाते हैं वैसे ही इमेज कहाँ से, फोकस से पोल की ओर जाती है। मतलब अगर ध्यान से देखें, इमेज का हाइट जो होता है, अगर मैं बोलूँ फोकस से पोल तक आते समय इमेज का हाइट जो है ऑब्जेक्ट के हाइट से कम है। और यहाँ पर ध्यान से देखें, जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इस रियल ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब है अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 है, और कॉन्केव मिरर की बात करूं तो जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 है। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या है हमारा, डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17। प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सिंपल सा एक फार्मूला है यहाँ पर, PV इज इक्वल टू व्हाट, nRT।
अगर मैंने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम अगर हमारा कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 18. If the uniform magnetic field exists in the region towards north direction, then the direction of force acting on a positively charged particle projected along east direction. Clear? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया, ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया v वेलोसिटी से। सपोज इसका चार्ज हमारा q है, सो ऑब्वियसली जो इस पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? q v क्रॉस b, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा तो v क्रॉस b। अगर मैं बोलूँ दिस इज v, यहाँ पर v है और दिस इज b, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? v क्रॉस b। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इसका मतलब है वर्टिकली अपवर्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 19. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी आई ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। अगर कोई सरफेस एब्जॉर्बिंग है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रेशर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से डेवलप होती है वो कितनी होती है? I/C। अगर 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और नॉर्मल होगी तो हमें मालूम है कि जो प्रेशर डेवलप होती है वो कितनी हो जाती है? 2I/C। सो यहाँ पर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रेशर होगा दैट इज I/C। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है? 3 rods मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन आर ज्वाइंड एज शोन इन द फिगर। Each rod has same length. The left and right ends are kept at 0 degree Celsius and 90 degree Celsius respectively. The temperature of the junction of 3 rod will be. यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में? अगर मैं बोलूँ तो एक रॉड ये है, दूसरा रॉड ये है और तीसरा रॉड ये है। ये तीनों रॉड अगर ध्यान से देखें तो आइडेंटिकल है। इसका लेंथ, इसका कंडक्टिविटी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका लेंथ, इसका कंडक्टिविटी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसका थर्मल रेजिस्टेंस और इसका थर्मल रेजिस्टेंस सेम होगा। उसी तरीके से इसका लेंथ, इसका कंडक्टिविटी सेम मटेरियल का है, इसका मतलब कंडक्टिविटी सेम होगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, इसका मतलब इसका थर्मल रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया कि यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का भी टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे बोला गया है बताओ इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा? अच्छा, हमें मालूम है कि जो हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँ यहाँ पर जो हीट करंट है वो सपोज I1 है, यहाँ पर जो हीट करंट है वो I2 है और यहाँ पर जो हीट करंट है दैट इज I है। तो यहाँ से हीट करंट I2, यहाँ से I1 और ये हमारा I, तो मैं ये बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2। क्लियर है? तो अगर मैं I की बात करूं तो हमें मालूम है जो हीट करंट होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस T-0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अगर मैं बोलूँ R है, इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका भी R है, इसका भी R है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 90 - T डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना है? R है। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस भी हमारा कितना है? 90 - T है और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा R है। R से R यहाँ पर कैंसिल, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दिस इज T, दिस इज 90 - T, दिस इज 90 - T। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3T इज इक्वल टू व्हाट? 180। इसका मतलब है T इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 60 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है जंक्शन टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए प्लेट सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग टू अ 400 वोल्ट सप्लाई, द एनर्जी डेंसिटी इज। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन दे दिया गया है दैट इज 1 कितना है? 2 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ? जो सेपरेशन है वो हमारा 2 मिलीमीटर है, 2 × 10⁻³ मीटर। और बोल दिया गया है इस कैपेसिटर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन कर दिया गया दैट इज 400 वोल्ट। ये मेंशन कर दिया गया।
तो यहाँ पर आपसे बोला गया व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला सभी को मालूम होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला है दैट इज व्हाट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो कैपेसिटर है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है। सो मैं यहाँ पर लिख लूँ हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सभी को मालूम होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पर लिख ले इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है 400 डिवाइडेड बाय, अगर मैं डी की बात करूं तो डी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो 2 से ये 2 टाइम में ये कैंसिल, तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 इंटू 10⁻², ऊपर चली जाएगी 10⁻3। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 10⁻5। 2 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर लिखा जाएगा, वो कितना लिखा जाएगा, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ हाफ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 4 इंटू 10⁻10, ये लिख सकते हैं। 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है 17.7। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8.85 को, तो 17.7 इंटू व्हाट 10⁻10 है, और यहाँ 10⁻12 है तो 10⁻²। अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 0.177। इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखा जा सकता है 0.18। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ एनोड पोटेंशियल फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस। Let IA, IB and IC be the intensities and FA, FB and FC be the frequencies of the incident light for curves A, B and C respectively। अगर मैं A, B, C कर्व की बात करूं तो ध्यान से देखिए A और B के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं तो ध्यान से देखें, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम है, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए हमारा सेम है, ए और बी के लिए। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी के मैक्स जो होगी वो भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच न्यू माइनस व्हाट वर्क फंक्शन। मैं ये लिख सकता हूँ वर्क फंक्शन, अगर मटेरियल हमारा सेम है तो एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमारा वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी इस दोनों कर्व के लिए ए और बी के लिए फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी सेम होगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ए और बी की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पर बोल दूँ कि एफ ए इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एफ बी। लेकिन साथ में अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो इस ग्राफ को एनालाइज करें तो इस ग्राफ का जो फोटो करंट है, यहाँ पर फोटो करंट है, यहाँ पर बी का फोटो करंट विदाउट एनी पोटेंशियल, बी का जो फोटो करंट है वो हमारा ए के फोटो करंट से ज्यादा है। अगर बी का फोटो करंट अगर ए के फोटो करंट से ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर फोटोन्स वहां पर ज्यादा निकला होगा। बी के केस में फोटोन्स ज्यादा, नंबर ऑफ फोटोन्स अगर ज्यादा होंगे, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे तो इंटेंसिटी का आप लोगों को फार्मूला होगा, दैट मालूम होगा, दैट इज एन इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाय एरिया। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी सेम है और अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि फोटो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अगर ज़्यादा होंगे, इसका मतलब इंटेंसिटी हमारा ज़्यादा होगा। इसका मतलब बी की इंटेंसिटी जो होगी वो ए के इंटेंसिटी से ज़्यादा होगी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो अगर ध्यान से देखें, बी की इंटेंसिटी ए के इंटेंसिटी के बराबर हो ही नहीं सकती। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। क्लियर है? लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर बोला गया द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर। द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन इज। परसेंटेज में दिया गया है, इसका मतलब डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100 हमें कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूँ तो हमें मालूम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, दैट इज एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई बी। हमें परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर। अगर मैं बोलूँ कि ये ओशियन का जो डेप्थ है वो डेप्थ हमारी कितनी है 3000 मीटर, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज 3000 मीटर। यहाँ पर जो प्रेशर है वो P0 है, यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगी
जाएगी, पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पर पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट दैट इज रो जी एच। सो एक्सेस प्रेशर इज रो जी एच और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया गया है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 100। रो की वैल्यू वाटर का डेंसिटी कितना 10 टू द पावर 3 इंटू 10, हाइट कितना लिखा गया है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू यहाँ पर अगर ध्यान से देखें 10 टू पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाए 2 इंटू 10 टू द पावर 9। 10 टू पावर 9 ये 3, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3 ये भी 10 टू पावर 9। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा कैंसल, तो ये बचा कितना 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है कितना 1.5%। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूँ तो ऑप्शन ए क्या है हमारे लिए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 24। द स्लिट्स in Young's double slit experiment are illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. If the path difference at the central bright fringe is 0, then the path difference at the fourth bright fringe. ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस है वो 0 दे दिया गया है। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस क्या होता है? लैम्डा होता है। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस कितना 4 इंटू लैम्डा। 4 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 2.4 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्लिट्स अप इनटू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। अगर कोई एक बड़ा सा ड्रॉप है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो अगर एक बड़ा सा ड्रॉप है, अगर उसे n नंबर ऑफ छोटे ड्रॉप से अगर मैं कन्वर्ट करूं, छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर बड़े ड्रॉपलेट्स को अगर छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो सरफेस एरिया जो होती है वो बढ़ जाती है, पहला कंडीशन। अच्छा, ड्रॉप को अगर कन्वर्ट करोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, सरफेस एरिया बढ़ जाती है तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाती है, और सरफेस एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया होगा, इसलिए इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ गई है। सो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर बड़े ड्रॉपलेट को अगर छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, और सरफेस एरिया बढ़ गई तो सरफेस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ड्रॉप विल बी इंक्रीज्ड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 25 का ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर ग्राफ देखें, दिस इज द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम ए रेक्टिफायर। अगर मैं ये बोल रहा हूँ दिस इज द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम ए रेक्टिफायर, तो कौन सा रेक्टिफायर होगा? ये ऑब्वियसली फुल वेव रेक्टिफायर होगा। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होता है, मतलब अगर करंट की बात करें तो एवरेज करंट की बात करें तो एवरेज करंट की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाती है? 2 इंटू मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई पाई। और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है? आरएमएस वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई √2। क्लियर है? लेकिन अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो हमें मालूम होना चाहिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो I0 बाई पाई हो जाती है, जो आरएमएस वैल्यू हो जाती है वो I0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाती है। क्लियर है? लेकिन हमें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म दे दिया गया, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Let's go for question number 27. If system of blocks as shown in the figure is at rest, the mass of the block B is. क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर क्या बोला गया है? एक ब्लॉक यहाँ पर है, दूसरा ब्लॉक यहाँ पर है। इस ब्लॉक का मास दे दिया गया है m, इस ब्लॉक का मास यहाँ पर 5 kg है। यहाँ पर जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है वो कितना दे दिया गया है? 0.5। सो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? म्यू इंटू एन। म्यू हमारा 0.5 है और एन हमारा mg। अगर मैं g की वैल्यू बोलूँ तो यहाँ पर कितना है? 10 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 50। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg। क्वेश्चन में बोला गया पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो mg की वैल्यू ये रेस्ट पे पूरा सिस्टम तभी होगा जब mg की वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो या फिर इस mg की वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ mg मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स।
m इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर 10 है, दैट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 25। इसका मतलब यहाँ पर जो मास होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 2.5। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 28। चूज द करेक्ट कंक्लूजन विद रेस्पेक्ट टू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। ये तो बिल्कुल सही है। अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज है या फिर कैसे भी सिचुएशन में है, तो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इफ द चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए कैविटी इन ए कंडक्टर देन इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर्स ऑन द कैविटी वॉल। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं तो मान लिया जाए हमारे पास एक यहाँ पर एक ऐसा ले लिया जिसमें कैविटी बना हुआ है। इसके अंदर अगर मैं चार्ज क्यू रखूं तो इसके इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा और इसके आउटर सरफेस पे चार्ज हमारा प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर कैविटी के अंदर चार्ज को प्लेस किया जाएगा तो इसके जो कैविटी का जो वाल है, इस कैविटी के वाल पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज माइनस क्यू। सो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला गया, इफ द चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड ए कंडक्टर विद ए कैविटी इन ए कंडक्टर देन इंड्यूस चार्ज डज नॉट अपीयर ऑन ए कैविटी वॉल। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर कैविटी है, इसके सरफेस पे यहाँ पर अगर चार्ज को रखा गया है, अगर यहाँ चार्ज को रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें मालूम है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकती। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसका मतलब है इस कैविटी के वाल पर जो चार्ज होगी वो हमारी क्या होगी, जीरो, देयर इज नो चार्ज। अगर बाहर चार्ज रखेंगे तो हमारा चार्ज बाहर ही रह जाएगा, कैविटी के अंदर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 का सारे ऑप्शंस करेक्ट है। इसका मतलब है ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 29। तो अगर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज आर। दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज वी एंड दिस इज स्मॉल आर। सिंस एमीटर है इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, जीरो। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस इस आर्म में है वो कितना है, आर है, इस आर्म में कितना है वो भी आर है। अगर मैं यहाँ पर करंट निकाल लूँ तो ध्यान से देखिए यहाँ से जो करंट जाएगी इन दो पार्ट में सेम डिवाइड हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये I/2 हो जाएगी और ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, I/2 हो जाएगी। तो अगर मुझे इस एमीटर में करंट पता करना है तो मुझे I/2 पता करना है, तो सबसे पहले I पता कर लें। तो यहाँ पर क्या है, ये R है और ये R है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/2। ये R/2 और ये R हमारा सीरीज में है, तो टोटल करंट जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R/2 प्लस व्हाट, R। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2V डिवाइडेड बाय R प्लस 2R। लेकिन हमें करंट तो यहाँ से निकालना है, तो हमें कितना करंट निकालना है, रीडिंग ऑफ एमीटर इज व्हाट, I/2। I को 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय R प्लस 2R। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ऑफ ए कॉपर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ शोन बिलो। ठीक है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर पहली बात है कॉपर की बात की गई है, इसका मतलब है कंडक्टर का बात किया गया है। अगर कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। सो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। बी की बात करें तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। सी की बात करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर लीनियर वेरिएशन दे दिया गया है। इसका मतलब सी और डी भी करेक्ट इनकरेक्ट होगी। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड इंडक्टेंस 5 हेनरी इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट बैटरी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब है स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला गया कि एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है जो एक वोल्टेज से कनेक्टेड है ना, एक वोल्टेज सोर्स जिसका वैल्यू कितना दे दिया गया यहाँ पर
100 वोल्ट दे दिया गया है, यहाँ पर वोल्टेज हमारा कितना 100 वोल्ट। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है दैट इज 10 ओम। इंडक्टेंस की जो वैल्यू दे दी गई है वो कितना दे दिया गया है यहाँ पर 5 हेनरी। अब हमें मालूम है कि अगर बहुत लंबे समय तक इसे कनेक्ट किया गया, इसका मतलब इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी। शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी तो यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट पास करेगा वो क्या लिखा जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि करंट कितना होगा तो करंट इज इक्वल टू लिखा जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमारा 100 है, रेजिस्टेंस हमारा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। अगर ये 10 एम्पियर लिखा तो एनर्जी स्टोर्ड आपसे पूछा गया, एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर इज हाफ LI स्क्वायर। हाफ LI स्क्वायर इसका मतलब हाफ इंटू L कितना है 5 है, I कितना है हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख लूँ 5 इंटू 50 एंड दिस इज व्हाट 250 जूल। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 32। 32 में बोला गया अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द center of a turntable with both arms outstretched. The turntable is set rotating with angular speed of 40 radian per second. What will be the angular speed of child if he folds his hand back, reducing moment of inertia to 2.5 times the initial value? इसका मतलब है कि यहाँ पर एक मान लो एक टर्न टेबल है, इस टर्न टेबल पे एक इंसान या फिर एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, अपने हाथों को स्ट्रेस्ड करके खड़ा है, आउट स्ट्रेस्ड जिस समय ये खड़ा है और ये घूम रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये घूम रही है और इसका जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दिया गया है दैट इज 40 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। और इनिशियली अगर मैंने बोल दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, उसके बाद बोला गया फाइनली कि इसने अपने हाथ को फोल्ड कर लिया, फोल्ड करके इसने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 2.5 टाइम्स रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब है जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई I/5। तो आपसे बोला गया व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पर मालूम है कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब I1 ω1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा I2 ω2। I1 के जगह पर I लिख लें, ω1 हमारा 40 है, I2 की जगह पर I डिवाइडेड बाई 2.5 लिख लें और ओमेगा फाइनल हमें कैलकुलेट करना है। I से I कैंसिल, 40 इंटू 2.5 मतलब कितना हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी करेक्ट है, तो यहाँ पर लिख ले क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 33. An object is placed at a distance of 40 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. If the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror, the displacement of the image will be. Question number 33 की बात करें तो एक कॉन्केव मिरर है यहाँ पे जिसका फोकल लेंथ दे दिया गया, फोकल लेंथ दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पहली बात है इसका फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है तो मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये अगर फोकल लेंथ है दिस इज एफ, दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। बोला गया यहाँ पर कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट रखी गई है वो कितने सेंटीमीटर पे रखी गई है। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पर बोल दूँ ऑब्जेक्ट इनिशियल ऑब्जेक्ट मतलब यू इनिशियल लिख रहा हूँ मैं, यू इनिशियल जो रखा गया दैट इज 40 सेंटीमीटर और ये रियल ऑब्जेक्ट है दैट इज -40 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया गया टुवर्ड्स द मिरर। अगर 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया गया इसका मतलब है यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये यू इनिशियल है तो यू फाइनल 20 सेंटीमीटर अगर डिस्प्लेस करेंगे तो यू फाइनल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी और 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया गया है मतलब यहाँ पर फाइनल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अगर मैं यू इनिशियल के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज का डिस्टेंस पता कर लूँ तो इमेज का डिस्टेंस को लिख लूँ मैं यहाँ पर v1, v1 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ u1 इंटू एफ डिवाइडेड बाई u1 माइनस एफ। u1 की अगर मैं बात कर लूँ दैट इज -40, फोकस की बात कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा -15 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, u हमारा कितना है -40 माइनस 15 तो ये कितना हो जाएगा +15 तो ये -25। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ दैट इज -40 इंटू -15 डिवाइडेड बाई -25 तो ये 5 से 3 टाइम में कैंसिल, ये 5 से 5 टाइम में कैंसिल, 5 से ये 8 टाइम में कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ -24 सेंटीमीटर। तो इनिशियली जो इमेज थी वो 24 सेंटीमीटर पे थी,
कहीं पे। अगर मैं बोलूँ कि इनिशियली अगर -24 सेंटीमीटर पे थी तो फाइनल अगर इमेज पता कर ले तो इमेज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पता कर सकते हैं। तो फाइनल अगर मैं बोलूँ कि वी फाइनल, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वी फाइनल क्या होगी, तो वी फाइनल यहाँ पर लिख लें, दैट इज यू फाइनल। यू फाइनल हमारा कितना है यहाँ पर, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर मैं यू फाइनल की बात करूँ तो ये हमारा कितना है, -20 इंटू -15 डिवाइडेड बाई -20 -15, मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, +15। तो ये कितना हो जाएगा, -5 से ये -15 3 टाइम में कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट -40 सेंटीमीटर पे थी तो इमेज हमारा -24 सेंटीमीटर पे था। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया गया -20 सेंटीमीटर पे तो इमेज शिफ्ट हो गई -60 सेंटीमीटर पे। पहले मतलब यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, मतलब इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो इमेज पहले यहाँ पे कहीं पे लाई कर रही थी, उसके बाद इमेज -40 सेंटीमीटर पे चली गई, मतलब इधर कहीं शिफ्ट हो गई। इसका मतलब है इमेज का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब अवे फ्रॉम द मिरर हुआ है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये 24 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट अगर सिंपली यहाँ पर लिखा जाए तो कितना लिखा जाए, -60 + 24, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर एंड अवे फ्रॉम द मिरर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 34। In a U-tube as shown in the figure, water and oil are in the left side and right side of the tube respectively. The heights from the bottom for water and oil columns are 15 centimeter and 20 centimeter respectively. The density of the oil is, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, एक यूट्यूब है, ये कुछ इस तरीके से क्लियर है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तक पानी भरी हुई है, ये 15 सेंटीमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर तक पानी भरी हुई है ऐसे, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूँ 20 सेंटीमीटर तक ऑयल भरी हुई है। क्लियर है। अब हमें मालूम है कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे, दोनों आर्म पे अगर मैं बोलूँ यहाँ का प्रेशर अगर ए है और यहाँ का प्रेशर अगर बी है, ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसका मतलब लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी हमारा क्या होगा, सेम। सो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी लिखा जा सकता है। इस साइड में हमारा क्या है, वाटर है, इस साइड में हमारा क्या है, ऑयल है। यहाँ का प्रेशर क्या है, यहाँ का प्रेशर मैं लिख सकता हूँ P0, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ प्रेशर एट ए क्या लिखा जाए, P0 प्लस रो ऑफ द वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द वाटर। एंड दूसरे साइड में अगर मैं बोलूँ यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर भी हमारा कितना है, P0 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रेशर एट बी P0 प्लस रो ऑफ द ऑयल इंटू जी इंटू एच ऑफ द ऑयल। हमें डेंसिटी ऑफ द ऑयल पता करना है। P0 से P0 यहाँ पर कैंसिल, तो ध्यान से देखें, अगर P0 से P0 कैंसिल, G से G भी कैंसिल है, तो यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ द ऑयल लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू हाइट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑयल। डेंसिटी ऑफ द वाटर दैट इज 10⁻³ इंटू हाइट ऑफ द वाटर की अगर मैं बात करूँ तो हाइट ऑफ द वाटर यहाँ पर दे दिया गया, दैट इज 15 सेंटीमीटर। इसे भी सेंटीमीटर में रख रहे हैं और नीचे भी सेंटीमीटर में रख रहे हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो ये 3 टाइम में कैंसिल, ये 4 टाइम में कैंसिल। 4 से 1000 को अगर कैंसिल करें तो 250 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 750 kg/m³। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.57 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला इफ द वैल्यू ऑफ E/m, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई मास का जो रेशियो है वो दे दिया गया, दैट इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा। हमें पहले से मालूम है टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2πm डिवाइडेड बाई QB। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला लिखा जाएगा, दैट इज QB डिवाइडेड बाई 2πm। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ Q डिवाइडेड बाई M इंटू वट, B डिवाइडेड बाई 2π। Q डिवाइडेड बाई M का रेशियो दे दिया गया है, रेशियो कितना दे दिया गया, 1.76 इंटू 10⁻
कितना है, दैट इज 11 इंटू बी की जो वैल्यू दे दी गई है दैट इज 3.57 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट पाई की वैल्यू 3.14। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो 3.14 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू होगी। थोड़ा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट लेते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी क्योंकि ये 3.14 है और ये 3.57 है। अगर मैं 2 से इसे कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 0.88। अगर 0.88 को अगर ग्रेटर देन 1 वाले वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के नज़दीक जाएगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 9। सो हमें यही फ्रीक्वेंसी पता करनी थी 9 हर्ट्ज। 1 इंटू 10 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा हमारा गीगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 36. Following figures show the arrangement of bar magnets in different configuration. Each magnet has magnetic dipole moment m. Which configuration has highest net dipole moment? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो डाइपोल मोमेंट को आप ऐड कर रहे हो मतलब हमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। एक डाइपोल मोमेंट सपोज m है, दूसरा डाइपोल मोमेंट भी हमारा m है। इन दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है, अगर मैं बोलूँ कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट अगर निकालोगे तो इसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो किसी भी दो वेक्टर का एडिशन करने के बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब उन दोनों के बीच का एंगल कम होगा। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, इन दो के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इन दो के बीच का एंगल थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो इधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसका इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है। तो सबसे कम एंगल यहाँ पर पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 37. 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB as shown in the figure. ये फिगर दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहले इस फिगर को मैं यहाँ पर बना लूँ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर दे दिया गया है ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम इन मीटर क्यूब है, प्रेशर किलो पास्कल में है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये है हमारा 6, ये हमारा है 4, यहाँ पर 2 किलो पास्कल है और यहाँ पर हमारा क्या है 5। ये हमारा किलो पास्कल में दिया हुआ है, क्लियर है। और ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो हमारा किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन था हमारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है पहले वो डिस्कस कर ले। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज। इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा गया और आपको मालूम है इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये हमारा इनिशियल स्टेट है और ये हमारा फाइनल स्टेट है, तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द पी इनिशियल, तो आपको यहाँ पर पी इनिशियल दिख रहा है, दैट इज 5। डायरेक्शन ये था, ए से बी की ओर जा रही थी। 5 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। इनिशियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ। इनिशियल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा 4 मीटर क्यूब, ये हमारा पास्कल। फाइनल प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 2 किलो पास्कल, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। अगर मैं फाइनल वॉल्यूम की बात करूँ तो फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर क्यूब। हमसे पूछा गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सभी को मालूम है, दैट इज F/2 NR डेल्टा टी। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो NR डेल्टा टी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमें पहले से मालूम है NR डेल्टा टी को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, F/2 इंटू वट, यहाँ पर लिखा जा सकता है P फाइनल इंटू V फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू V इनिशियल, ये लिखा जा सकता है। अगर ये डायटोमिक एलिमेंट है, डायटोमिक एलिमेंट है तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2। P फाइनल इंटू V फाइनल अगर मैं बोलूँ P फाइनल हमारा कितना है, दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 6, मतलब ये कितना लिखा जाए 12 इंटू 10 टू द पावर 3। P इनिशियल इंटू V इनिशियल कितना हो जाएगा 20, दैट इज कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 3। तो फाइनली क्या लिखा जाएगा 5/2 इंटू 12 माइनस 20 दैट इज माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर 3। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4। ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 20 इंटू 10 टू पावर 3, मतलब किलो जूल। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। क्वेश्चन नंबर 38 ये फार्मूला बेस्ड है। अगर ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ A sin ओमेगा t होती है,
अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है भाई, ए ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखा जाए, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 0 और यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई, तो दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कितने का है, दैट इज पाई रेडियन का है। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी क्या है हमारे लिए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 39। द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin 100t माइनस x डिवाइडेड बाय 10 वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ वेव अगर बोला जाए तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा डिवाइडेड बाय k। अगर मैं बोलूँ t के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा होगा और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो k होगा। तो अगर मैं ओमेगा की बात करूँ तो यहाँ पर ओमेगा कितना है 100 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पर k की बात करूँ तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज 1000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 40। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक थिन सेल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं तो एक थिन सेल है, ऐसा एक थिन सेल है, इस पे अगर मैं चार्ज क्यू रख दूं तो हमें मालूम होना चाहिए यहाँ से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो जाती है तो इसके अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो हमारा सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, तो इसके अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इनसाइड दिस सेल इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, द पोटेंशियल एट द सरफेस। क्लियर है। अगर मैं बाहर की बात करूं, किसी r डिस्टेंस पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v आउटसाइड अगर मैं बोलूं तो वो पोटेंशियल हमारा हो जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल r। क्लियर है। और जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो के क्यू डिवाइडेड बाई r होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल हमारी कॉन्स्टेंट रह जाती है, सेंटर से सरफेस तक जो पोटेंशियल होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। सरफेस मतलब जब r की वैल्यू कितना, कैपिटल R हो। उसके बाद क्या है, जैसे ही हम लोग बाहर की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल हमारा घटने लगती है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -3/2 r, आपसे डायमेंशन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, स्पीड ऑफ लाइट का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इन द वैक्यूम। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -12। अगर इस पे पावर अगर मैं 3 कर दूं दोनों साइड तो यहाँ पर कितना हो जाएगा c टू द पावर 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। और हमें इसका ही डायमेंशन चाहिए और इसका डायमेंशन मतलब c टू द पावर 3 का डायमेंशन। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड दैट इज एल टी टू द पावर -1 टू द पावर 3। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, एल टू द पावर 3 एंड टी टू द पावर -3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर ध्यान से देखें तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 42। व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वाट 200 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट सप्लाई देन पावर ड्रॉन बाय देम विल बी। यहाँ पर हमारे पास जो बल्ब है वो 3 आइडेंटिकल बल्ब है। इसका मतलब है आइडेंटिकल बल्ब है, इसका मतलब है सभी का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सबका रेटिंग भी सेम दे दिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, VA² डिवाइडेड बाई P। सिंस V आपको दे दिया गया है, उसका जो रेटेड वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है और रेटेड पावर है वो कितना है, 60 वाट है। मतलब एक का रेजिस्टेंस अगर इतना है तो सभी का रेजिस्टेंस हमारा इतना होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि 3 आइडेंटिकल बल्ब्स, ये 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं जिसका रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर R बोल दिया और R की वैल्यू मैंने यहाँ पर बोल दी VA² डिवाइडेड बाई P, वेयर V इज द रेटेड वोल्टेज एंड P इज द रेटेड पावर ऑफ वन बल्ब। अच्छा थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो इसे कितने वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, सेम 200 वोल्ट, मतलब इसका जो रेटेड वोल्टेज है उसी वोल्टेज के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया पूरे को। तो आपसे बोला गया कि बताइए अब यहाँ पर कितना पावर ये बल्ब कंज्यूम करेगा या कितना पावर ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सोर्स।
तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज 3R। तो अगर मैं बोलूँ कि पावर आप कितना ड्रॉ करेगा, इसका जो वोल्टेज सप्लाई है वो V है और टोटल रेजिस्टेंस हमारा 3 है। जो अब पावर सप्लाई, अब पावर जो ड्रॉ करेगा, पावर ड्रोन जो ड्रॉ करेगा वो पावर कितना हो जाएगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 3R है। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें, सो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R, और R की जो वैल्यू है रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर के अकॉर्डिंग वो कितनी है हमारे पास, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P है। V स्क्वायर से V स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, दिस इज P डिवाइडेड बाई 3। और एक का रेटेड पावर कितना दे दिया गया है, 60, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख लूँ 60 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब कितना वाट हो जाएगा, दिस इज 20 वाट। यहाँ पर 3 इक्वल या आइडेंटिकल बल्ब्स कनेक्ट किए गए थे और सेम वोल्टेज उसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया गया था, तो पावर जो है ध्यान से देखिए P/3 हो गया। इस तरीके से अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स होते और सेम वोल्टेज के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाता तो जो पावर होती वो कितना P डिवाइडेड बाई n हो जाती। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या बोला गया है, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1/27 टाइम्स इट्स वैल्यू एट द सेंटर, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 43 में, ये हमारी करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस दे दिया गया दैट इज r। इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का 127 टाइम्स है, और मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ओवर द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप इज व्हाट, μ0 I इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/27 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सभी को मालूम है वो कितना होता है, μ0 I डिवाइडेड बाई 2R। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, μ0 से μ0 यहाँ कैंसिल, I से I यहाँ पर कैंसिल, R से R नहीं, यहाँ पर R कैंसिल नहीं होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, R को मैं इस साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा हमारा R3, इसका मतलब है 27 R3 इज इक्वल टू व्हाट, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर व्हाट, 3/2। मैं इसे लिख सकता हूँ 3R टू द पावर व्हाट, 3। मैं इसे लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर हाफ टू द पावर 3। क्लियर है, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9R स्क्वायर। यहाँ पर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर हाफ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका मतलब मैं x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 8R स्क्वायर। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2√2R। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया, फिगर शोज ए पार्ट ऑफ ए सर्किट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन इट इज। यहाँ पर जो एक सर्किट दे दिया गया है, सर्किट का एक पार्ट दे दिया गया है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 44, सर्किट का एक पार्ट, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक वोल्टेज दे दिया गया, वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे दिया गया है, यहाँ पर एक इंडक्टर दे दिया गया है, यहाँ पर एक वोल्टेज दे दिया गया है, और यहाँ पर एक टर्मिनल वोल्टेज दे दिया गया है, दिस इज 40 वोल्ट, और यहाँ पर वोल्टेज कितना दे दिया गया है, दिस इज 20 वोल्ट। यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया गया है। यहाँ से जो करंट पास हो रही है वो कितना, 2 एम्पियर करंट पास हो रही है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4 ओम, यहाँ पर जो इंडक्टर है दैट इज 20 हेनरी, और यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट। क्लियर है। अच्छा, करंट ऐसे जा रही है, जहाँ पर एंटर कर रही है वो टर्मिनल पॉजिटिव होगा, जहाँ से बाहर निकल रही है वो टर्मिनल हमारा नेगेटिव होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट, याद रखें। अच्छा, मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि इस इंडक्टर में जो करंट जा रही है वो करंट बढ़ रही है। सपोज मैंने मान लिया कि करंट इंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन ये है और ये जो करंट है वो इंक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगी और ये टर्मिनल नेगेटिव होगी। अगर ये मान लेता कि डिक्रीज कर रही है तो ये टर्मिनल नेगेटिव होती और ये टर्मिनल हमारी पॉजिटिव होती, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, LdI/dt। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 20 × di/dt, ये हमारा वोल्टेज है। अब सारे एलिमेंट के अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाल लिया। ये दो टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से चलते हैं, दिस इज 20
अब यहाँ से अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा -10। यहाँ भी प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा -8। यहाँ पर भी प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा -20 di/dt। यहाँ पर भी प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, दैट इज -6। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा -40 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब मैं यहाँ पर बोलूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, दिस इज 10, 8 कितना 18 और यहाँ पर 6 24 और ये 40 मतलब -64 और यहाँ पर +20, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ -44 -20 di/dt इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 20 di/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जा सकता है, ध्यान से देखें, दैट इज 44/20 माइनस के साथ यहाँ पर, अच्छा -44 लिख लें, इसका मतलब है di/dt अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो di/dt कितनी हो जाएगी, दैट इज़ -44/20, इसका मतलब -2.2 एम्पियर पर सेकेंड, ये आएगा हमारा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बोला कि di/dt अगर नेगेटिव आ रही है, di/dt अगर नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है, इसका इंडिकेशन ये है कि यहाँ पर जो चेंज इन करंट है वो नेगेटिव होगी। चेंज इन करंट तब नेगेटिव होगी जब करंट घट रही होगी, क्लियर है। इसका मतलब ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि करंट जो है वो घट रही है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी करेक्ट है। जो करंट कितना है 2.2 एम्पियर पर सेकेंड, लेकिन साथ में डिक्रीज भी कर रही है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 45। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 2 मीटर इन गिवन vx ग्राफ। अच्छा, vx ग्राफ दिया गया है और एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब v एज ए फंक्शन ऑफ, अगर x यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लें तो एक्सेलरेशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 45 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 45 में एक ग्राफ दे दिया गया, ध्यान से देखें, ये v है और ये हमारा x है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ पर जो स्लोप है, ये जो इंटरसेप्ट है वो हमारा 2 है। अगर ध्यान से देखें, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये हमारी 2, और ये वाली जो हाइट आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली हाइट भी आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर 2 दिख रही है। इसका मतलब ये बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों हमारा 2 है। इसका मतलब मैं यहाँ पर स्लोप बोल सकता हूँ, स्लोप कितना हो जाएगा 1। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन लिख ले, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m हमारा कितना है 1, x 1 इंटू एक्स मतलब यहाँ पर x प्लस c हमारा इंटरसेप्ट कितना है हमारा 2, और y के जगह पर अगर मैं बोलूँ तो y के जगह पर हमारा कितना है v है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। लेकिन हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू dv/dx। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब v किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा v इज इक्वल टू कितना है x प्लस 2, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ x के रेस्पेक्ट में तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितने डिस्टेंस पे, x इज इक्वल टू 2 मीटर पे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दें, तो 2 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है, ठीक है। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।